अभी एक ऐसा स्टूडेंट अस्पताल में काउंसलिंग के लिए आ रहे थे। अराउंड 23-24 साल के अराउंड हो गए। तो मैंने उनको टाइम दिया, अगर अपॉइंटमेंट लेके आप अगर दोपहर को आओ तो बेहतर है। तो उन्होंने कहा सर मैं पूरे दिन तो फ्री रहता हूँ, मगर मैं शाम को 5 बजे के अराउंड आऊँगा। ओके। अब उनका काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करने के बाद पता चला कि फैमिली में इशू है, खास करके पेरेंट्स के जो इशू है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और पेनफुल इमोशन के कारण उसको पैनिक अटैक स्टार्ट हुए थे। अब जब ऐसा हुआ कि 6 बजे के बाद उसको घर जब जाना था, तो उनको एक फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब एक एंजाइटी डिसऑर्डर के जो होते हैं उनके लक्षण बढ़ गए। तो उनके कारण उनको ट्रीटमेंट देके फिर उनके रिलेटिव को बुलाया गया, पेरेंट्स को बुलाया गया, फिर बताया गया कि ये दिक्कत है और इस कारण ये है। तो लड़के ने दूसरे दिन भी वापस सिमिलर काउंसलिंग सेशन के लिए फ़ोन किया और वो वापस आए, और सिमिलर शाम को 5 बजे ही। तो मैंने कहा अगर दिन में पॉसिबल है दोपहर को तो आप आओ तो बेहतर है, तो आपको उस टाइम देंगे। तो उन्होंने कहा ना मैं शाम को आऊँगा। ऐसा 3-4 दिन चला। उसके बाद मुझे पता चला काउंसलिंग में कि वो एक्चुअली शाम को घर पे जाना नहीं चाहते। घर पे इसलिए नहीं जाना चाहते कि शाम को 5 बजे मम्मी और फादर जॉब से फ्री होकर 6 बजे के अराउंड आते हैं, कोई 1-7 बजे आते हैं। तो उनका घर में मदर फादर का जो एनवायरनमेंट, जो लड़ाई झगड़ा का होता है, जो उनका कम्युनिकेशन रहता है, रूडली बिहेवियर एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ उनका सही रहता है, मगर जब कहे मगर एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं रहता। तो इतना पेनफुल रहता है कि वो बच्चा वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा। अब पहले वो ऐसा करता था कि जो घर पे जब ऐसे लड़ाई झगड़ा होता तो वो रोना स्टार्ट कर देता, फिर रूम में जाके छुप जाता, आवाज़ ना सुनाई दे, वैसे हेडफोन लगा के म्यूज़िक सुनता। अब ऐसा हुआ कि वो चीज़ भी उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर जो स्टार्ट हुआ, पैनिक अटैक और साथ में फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो उसके कारण वो अस्पताल में जब ट्रीटमेंट करने आया तब बाद में पता चला कि एक्चुअली उनको घर पे जाना ही नहीं है। जब इसके बारे में हमने डिटेल काउंसलिंग में उनके पेरेंट्स को बुलाया, तब जाके पता चला कि हस्बैंड वाइफ जो उनके माँ बाप है वो ऐसे बुरे नेचर के नहीं थे, मगर हम कह सकते हैं कि दोनों में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के ट्रेट जो होते हैं वो ज़्यादा थे। मतलब हम कह सकते हैं कि डोमिनेंट नेचर मदर में भी और फादर में भी, जिसके कारण उनका ट्यूनिंग सही तरह से नहीं था, और जिनके कारण उनका कम्युनिकेशन भी सही तरह से नहीं हो रहा था। उनका ज़्यादातर जो इशू रहते थे वो डोमिनेंसी एस्टेब्लिश करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए होते थे एक दूसरे से, कि मैं कहूँ वैसा हो, या तो मैं जो चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। इसी चक्कर में बहुत सारे वर्बल फाइट होती थी, एक दूसरे का इग्नोरेंस रहता था, और साथ में हम कह सकते हैं कि कभी कभी जो हम कह सकते साइलेंट ट्रीटमेंट, और एक दूसरे से बोलना नहीं, तो हेल्दी कम्युनिकेशन भी नहीं होता, इमोशन वेंटिलेशन या वैलिडेशन भी घर में एक दूसरे के साथ किसी का नहीं होता था। इस चक्कर में बच्चों को जो बचपन से जो होता देख कर रहे थे, तब भी उनका ऐसा था कि उनको वो चीज़ समझ में नहीं आई थी, जिसके कारण एक्चुअली जो 25 साल या 24 साल के जो स्टूडेंट थे उनमें ये दिक्कत स्टार्ट हुई। तो मित्रों, ये बात समझने जैसी है कि लैक ऑफ पर्सनालिटी जो होती है, पर्सनालिटी के बारे में जो लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, खास करके पेरेंट्स का, और या तो उन दूसरे का जो सूटेबिलिटी नहीं होती, तो उसके कारण बहुत दिक्कत होती है। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप कभी चेंज नहीं कर पाते। अगर आप अपनी एक्टिवली अपनी जो पर्सनालिटी उसके बारे में वर्कअप करें, अवेयर हो, तो बहुत चीज़ें चेंज हो सकती है, जिससे बच्चों का भी लाइफ बेहतर होता है, और पॉसिबल है कि हस्बैंड वाइफ का जो इंटरनल पर्सनल रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव होता है। ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है, इसके कारण इशू जो बनते हैं, इंटरपर्सनल इशू बनते हैं, बच्चे उसमें परेशान होते हैं, कभी कभी सोशल इशू भी बनते हैं और लीगल इशू भी बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में
एक ऐसा हुआ था कि 1.5 साल से हस्बैंड वाइफ की ऐसे रिलेशनशिप न्यूली मैरिड, ये दूसरे एक इशू है जिनमें हम कह सकते हैं कि दोनों डिपार्टमेंट के मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के कह सकते हैं कि कर्मचारी थे, जिनमें ऐसा हुआ कि ऐसी छोटी छोटी बातों पे एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर पर लीगल कंप्लेंट कर दी। वो कंप्लेंट करने के बाद पता चलता था कि ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो उनका सॉल्यूशन और समाधान हो जाता था, सेटलमेंट हो जाता था। दूसरे अधिकारी और जो सीनियर और जो फैमिली के रिलेटिव थे उनके साथ उसके हेल्प के थ्रू मैं बाद में पता चला कि इनमें से एक पार्टनर को एक्चुअली हम कह सकते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ट्रेट थे, और अगर ज़्यादा उनको उस चीज़ का इतना डिटेल अवेयरनेस भी नहीं थी, नॉलेज भी नहीं था। अब इसके कारण ये बार बार चीज़ें होती रहती थी, और साथ में ऐसे इंसान को सपोर्ट फैमिली में से दूसरे इंसान कर रहे थे जिनमें भी खुद के वही ट्रेट थे, तो उसके कारण उनकी खुद की लाइफ भी बिगड़ी, उनके पार्टनर की भी शादी के बाद बिगड़ी, और आज जैसा कि उन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया वैसा है। तो ऐसी बहुत चीज़ें होती है जो समाज में होती है, जहाँ पे खास करके जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र हो रहे, तो वो लोग ट्रीटमेंट अगर नहीं करवाते और ऐसे लोगों के साथ कोई दूसरे बंदे जुड़ते हैं एज ए फ्रेंड, एज ए पार्टनर, एज ए नेबर, एज ए पड़ोसी, तो वो तो परेशान होते हैं, मगर साथ में जो दूसरे जुड़ते हैं उनको भी परेशानी क्रिएट होती है, उनके साथ भी परेशानी स्टार्ट होती है। और अगर ऐसे इंसान के अगर बच्चे हो या तो शादी होने के बाद बच्चे हुए, तो बच्चे भी सबसे ज़्यादा विक्टिम यानी भोग बनते हैं। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में थोड़ा अवेयर हो, और पॉसिबल हो तो अपने आप का सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के लिए काउंसलिंग करवाएं, अपनी लाइफ बेहतर बनाए, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसमें क्या होता है कि एक नेगेटिव साइकिल पास ऑन होती है सोसाइटी में, जिसके कारण बहुत सारे लोग सफ़र होते हैं, खुद भी सफ़र होते हैं, और वो चीज़ फील नहीं हो पाती, समझ में नहीं आती। और समझ इसलिए भी नहीं आती कि इस तरह की टेंडेंसी या तो पर्सनालिटी रखने वाले लोग ज़्यादातर दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, और ऐसा होता है कि उनको वो चीज़ फील भी नहीं होती, लैक ऑफ एम्पैथी के कारण कभी कभी फील भी नहीं होती, उनको बिहेवियर एक नॉर्मल लगता है या तो नॉर्मलाइज कर देते हैं, तो एक्चुअली वो हेल्दी नहीं है। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो, सुनना हो, तो आप पर्सनालिटी के टाइप या पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में आप सर्च कर सकते हो, किसी से कंसल्ट कर सकते हो, जान सकते हो, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादातर लाइफ में सबसे ज़्यादा नुकसान करती है रिलेशनशिप में, मेंटल पीस में, और फैमिली में भी। थैंक यू।